नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि इंडियन एयरफोर्स के लिए बोइंग का F-15EX बेहतर रहेगा या फिर डसॉल्ट का राफेल। क्योंकि जिस तरीके से अब 114 नए फाइटर जेट खरीदने की जो मुहिम है वो तेज होती जा रही है, ऐसे में बोइंग भी अपने F-15EX को MMRCA 2.0 अनुबंध में शामिल कर चुका है। बोइंग ने F-15EX फाइटर जेट के अपने नए संस्करण को पेश किया है। भारत का 114 नए फाइटर जेट खरीदने का जो सौदा है वो करीबन $18 बिलियन की लागत का है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होने वाला है। दिसंबर 2019 में MiG-27 के रिटायरमेंट के बाद भारतीय वायुसेना के लिए नए मल्टी रोल अटैक एयरक्राफ्ट की आवश्यकता बढ़ गई है। ऐसे में अब आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि नए F-15EX फाइटर में फ्रांसीसी डसॉल्ट राफेल की तुलना में कितना दम है और खास करके किन किन पॉइंट्स को हमें यहाँ पर समझना जरूरी है। F-15EX की अगर बात करते हैं तो ये कई मिसाइलें अपने साथ ले जा सकता है। यह अपने पेलोड के भीतर 22 एयर टू एयर मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है, इसीलिए ये एक उच्चतम क्षमता वाला विमान है, यानी कि हाईएस्ट कैपेसिटी वाला विमान है। डसॉल्ट राफेल के साथ अगर इसकी समानता की बात करें तो ये भी डुअल इंजन एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये दोनों फाइटर जेट्स अपने रोल्स यानी कि भूमिकाओं के संदर्भ में बिल्कुल अलग है। F-15 जहां एक तरफ एक हैवी वेट एयरक्राफ्ट है तो वहीं राफेल एक मीडियम वेट एयरक्राफ्ट है। F-15EX को दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे तेज मिशन कंप्यूटर कहा जाता है, जो पायलट की प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद करने वाली वास्तविक समय की युद्ध क्षेत्र जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए प्रति सेकंड 27 बिलियन इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है। इसमें अपग्रेडेड आईसा रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और सिचुएशनल अवेयरनेस फीचर से इसे लैस किया गया है। दोस्तों अगर बात करें F-15EX की स्पेसिफिकेशन के बारे में तो अभी तक इसके बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन है वो आपको जानना जरूरी है। ये डबल इंजन है F100 PW/229। इसका ड्राई थ्रस्ट है 79 नॉट्स, आफ्टर बर्नर है 129 नॉट्स का। स्पीड इन हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो 2.5 मैक है और लो एल्टीट्यूड की स्पीड की बात करें तो वो है 1.2 मैक। इसका रेट ऑफ क्लाइंब है 254 MPS, सर्विस सीलिंग 60,000 फीट, थ्रस्ट टू वेट रेशियो है 0.93, कॉम्बैक्ट रेडियस है 1270 किलोमीटर का और मैक्सिमम पेलोड की जो क्षमता है वो 13,380 किलोग्राम की है। F-15EX में राफेल की तुलना में 15 हार्ड पॉइंट्स है। यहाँ पर राफेल केवल एक हार्ड पॉइंट की वजह से पिछड़ जाता है। बात करते हैं अगर आर्मामेंट्स की, ये 16 से 18 एयर टू एयर हथियारों के मिश्रण के साथ लंबी और छोटी रेंज की एयर टू एयर मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है, लेकिन इस फाइटर जेट का कॉम्बैक्ट रेडियस अच्छा नहीं है। वहीं हम अगर बात करते हैं पुराने F-15 की तो ये एयरक्राफ्ट अनबीटन एयरक्राफ्ट कहा जाता है, जिसका एक सफल कॉम्बैट रिकॉर्ड रहा है मिलिट्री एविएशन के क्षेत्र में। वहीं अगर बात करते हैं राफेल की तो राफेल भी MMRCA 2.0 के कॉन्ट्रैक्ट में इसके भी चांसेस ज्यादा हैं कि ये 114 एयरक्राफ्ट की रेस में अपने आप को एक मजबूत दावेदार समझ सकता है। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने डसॉल्ट राफेल के नए F4 स्टैंडर्ड को शामिल करने के लिए भारत को पिच किया है, जिसका उत्पादन 2019 में शुरू हो चुका है और इसे 2027 से 30 के बीच फ्रांसीसी वायुसेना में शामिल किया जाना है। डसॉल्ट राफेल का ये संस्करण 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू होगा, जिसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वार्निंग सिस्टम, आईसा रडार, मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन टेक्नोलॉजी और अलग अलग तरह की तकनीक भी शामिल है, जो कि विमान को भविष्य में सही उपयोग के लिए उपयुक्त बनाएंगी। वहीं अगर बात करें F-15EX की तो उसका डेटा और स्पेसिफिकेशन के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जो बेसिक स्पेसिफिकेशन है उसके अनुसार राफेल की तुलना में इसमें 8 तकनीकी बदलाव किए जाएंगे, जैसे कि डेटा लिंक संचार की कनेक्टिविटी में एक अपग्रेडेशन होगा, किसी भी रडार संकेतों को जाम करने की सुविधा को सक्षम करने और जमीन पर किसी भी चलती वस्तु का पता लगाने के लिए इसकी क्षमता को और अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा। फ्रंट सेक्टर ऑप्टोनिक सिस्टम में भी बदलाव किए जाएंगे। MMRCA 2.0 में F-15EX एक भारी विमान है, इसकी रखरखाव लागत भी काफी अधिक है, यानी कि इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा है, जो कि भारतीय वायुसेना के पक्ष में नहीं होगी। अगर बात करते हैं डसॉल्ट राफेल F4 की तो ये डुअल इंजन है, स्कीमा M88, ड्राई थ्रस्ट है 50.4 नोट्स का, आफ्टर बर्नर 75 नोट्स, स्पीड इन हाई एल्टीट्यूड है 1.8 मैक, स्पीड इन लो एल्टीट्यूड है 1.1 मैक, सुपर क्रूज है 1.3 मैक का, रेट ऑफ क्लाइंब है 304.8 MPS, सर्विस सीलिंग 50,000 फीट, थ्रस्ट टू वेट रेशियो है 0.98, कॉम्बैक्ट रेडियस है 1850 किलोमीटर, फेरी रेंज है 3900 किलोमीटर, मैक्सिमम पेलोड है 9500 किलोग्राम का। दोस्तों किसी भी विमान के वजन के अनुपात में अधिक जोर यानी कि हायर थ्रस्ट टू वेट रेशियो विमान को अधिक शक्तिशाली और लचीला बनाता है।
MMRCA 2.0 टेंडर में इन दोनों में से किसी भी एयरक्राफ्ट के चयन की संभावना अलग अलग तथ्यों और समझ के माध्यम से सामने आती है। इस टेंडर में रखे गए सभी हवाई जहाजों में भारतीय वायुसेना के मल्टी रोल सुखोई 30 MKI फाइटर के समान स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि मानक हैं, जो अपग्रेड से गुजरने के बाद वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे सुखोई 30 MKI जेट की क्षमता से अधिक हो सकते हैं। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास लगभग 272 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है और इस विमान के अपग्रेडेशन के बाद F-15EX फाइटर्स स्टैंडर्ड का मुकाबला करने में ये सक्षम होगा और अगले 15 सालों तक सेवा में बना रहेगा। यहाँ पर एक चीज और आपको समझनी जरूरी है कि F-15EX भारतीय वायुसेना के लिए तुलनात्मक रूप से एक नया प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि अभी तक भारतीय वायुसेना ब्रिटिश, फ्रांसीसी, सोवियत युग के विमानों का इस्तेमाल करती आई है और ऐसे में अमेरिकी विमानों के साथ तालमेल बिठाने में भी काफी वक्त लगेगा। यानी कि आप समझ सकते हो कि जीरो से, यानी कि हमें बिल्कुल बेसिक लेवल से ये चीज शुरू करनी होगी। आपको बता दें कि MMRCA 2.0 के तहत मेक इन इंडिया पहल के तहत प्रस्तावित लक्ष्यों को भी ध्यान में रखना है, जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी बेहद जरूरी है, जिससे कि भारत में विमानों के निर्माण से लेकर खरीद तक की जा सके। फ्रांस की डैसॉल्ट एविएशन और बोइंग एरोस्पेस कंपनी दोनों ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में भारत सरकार के साथ बातचीत के माध्यम से जुड़ी हुई है। लेकिन ऐसे मामले में एक समस्या आती है, जहां ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है वो भविष्य में दोनों देशों के बीच जो संबंध है उस पर भी आधारित है। खासकर अमेरिका की अगर आप बात करें तो अमेरिका का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर कोई अच्छा स्थिर रिकॉर्ड नहीं रहा है और ऐसे में अगर भविष्य में दोनों के बीच में कोई संबंध खराब होते हैं तो ये भारत के लिए एक बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। लेकिन हाल ही में 36 डसॉल्ट राफेल की खरीद के कारण जो भारतीय वायुसेना को वितरित करने की प्रक्रिया में है, उसने पूरा ढांचागत विकास कार्य किया है। विमान के लिए हथियारों की खरीद से शुरू होकर और फ्रांस की जमीन पर भारतीय कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना आदि। साथ ही इन 36 राफेल के सौदे के तहत बनाई गई इन्वेंट्री के लिए इन नए राफेल्स को शामिल करना काफी आसान होगा। भारतीय वायुसेना 114 लड़ाकू विमानों का जो गैप है उसे भरने के लिए राफेल F4 फाइटर्स की खरीद की पक्ष अगर लेती है तो ये बेहतर होगा, क्योंकि सभी जो एक्सपेंडिचर है, यानी कि खर्च हैं, इस तथ्य के साथ प्रदान किए गए हैं कि फ्रांस भारतीय आधारित निर्देशों के लिए राफेल फाइटर्स को उपलब्ध कराएगा। फ्रांस की सरकार ने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद पर इस शर्त पर भी ध्यान दिया है कि यदि भारतीय वायुसेना ने 100 से अधिक विमान खरीदने का उनसे सौदा किया है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आसानी से सुनिश्चित की जा सकेगी और वे मेक इन इंडिया के पहल के तौर पर अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत अमेरिकी प्लेटफॉर्म के बदले दूसरा ही प्लेटफॉर्म, यानी खास करके राफेल के प्लेटफॉर्म को चुन सकता है, क्योंकि अमेरिकी प्लेटफॉर्म भारतीय पायलट्स के लिए बिल्कुल नया होगा और ऐसे में काफी तकनीकी समस्याएं भी आ सकती हैं और इनका रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस भी काफी टफ होगा। तो ऐसे में वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को स्विच करना चाहिए अमेरिकी फाइटर जेट्स की तरफ, या फिर भारत को फ्रांस के राफेल को ही चुनना एक बेहतर विकल्प माना जा सकता है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।